हाय गाइस, मैं हूँ प्रियदर्शनी और मैं भी आप ही की तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और अ, इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप कम टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैटिक चीज़ों को एकदम से भर-भर के आप नोट्स ना बनाएँ, भर-भर के आप पढ़ें ना। एक फ्लो चार्ट बना के कैसे आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिख के आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बारे में मैं बात करूँगी, जो कि सबको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस कितना वास्ट है। हम लोग के पास बहुत ही कम टाइम होता है कि चीज़ों को कैसे कवर करें। आंसर राइटिंग भी करनी होती है और बहुत सी चीज़ें करनी होती है। तो चलिए, इतना टाइम नहीं है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बारे में बात बात करूँगी। तो इस एक्ट में तो फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे मैंने सब पॉइंट वाइज लिख रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स जो भी दो पार्ट में डिवाइडेड थे उनको यूनाइट करने की बात की गई थी और एक फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल पूरा हुआ नहीं। ठीक है, सेकेंड बात है कि इसमें 3 लिस्ट्स बनाए गए, जैसे कि अभी भी है। सेंटर अलग बनाती है, कुछ आइटम्स है जिस पे सेंट्रल लॉ बना सकती है, कुछ आइटम्स है जिस पे स्टेट लॉ बना सकती है और कुछ पे दोनों बना सकती है। ठीक है, तो उस टाइम भी यही हुआ था। फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, फेडरल में 59 आइटम्स रखे गए, प्रोविंशियल में 54 आइटम्स रखे गए, कंकरेंट में 36 आइटम्स रखे गए। ओके, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मैंने अब यहाँ पे दिया है कि एडुकेशन दोनों बना सकते हैं, पुलिस और हेल्थ प्रोविंशियल बना सकती है यानी कि स्टेट बना सकती है, फेडरल यानी कि सेंट्रल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे ये बना सकती है। ठीक है, और बाकी का जो बच गया जिस पे दोनों में से तीनों में से मतलब कोई लॉ लॉ नहीं बना सकता है, उसको रेसिड्यूअरी पावर कहते थे। ठीक है, जो वेस्टेड था गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, इस पे गवर्नर जनरल लॉ बना सकते थे। डायरकी अबॉलिश की गई इसमें। ठीक है, डायरकी क्या होती है? तो डायरकी मतलब डाई मतलब दो, आर के मतलब शासन। ओके, दो लोगों का शासन, यानी कि ब्रिटिशर्स और कुछ हमारे इंडियंस। ठीक है, दोनों को दी गई थी कि हाँ, जो ऑफिशियल्स काम होते थे वो ब्रिटिशर्स करेंगे और बाकी के कुछ काम जो होते थे वो इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए जाते थे। ठीक है, इतना भेदभाव होता था हम लोग के साथ, पता ही है आपको। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना जब भी मैं पढ़ती हूँ। ओके, बट ये अबॉलिस्ट कर दिया गया, थैंक गॉड। और इंट्रोड्यूस्ड किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि कुछ हद तक वो काम कर सकते हैं स्टेट्स जो भी है। बट अडॉप्शन एट सेंटर, सेंटर के लेवल पे ये अडॉप्शन किया गया कि ये डायरकी सेंट्रल लेवल पे रखा गया कि कुछ आइटम्स गवर्नर जनरल यानी कि वो लॉ बनाएंगे और कुछ आइटम्स मिनिस्टर्स को दिया गया। उसके बाद बाई कैमरलिज्म, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस, इसी एक्ट के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ यह ध्यान रखना कि बाई कैमरलिज्म इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 में, जिसमें 11 में से 6 स्टेट्स में ये बाई कैमरलिज्म लागू किया गया। कौन कौन से थे? तो असम, बंगाल और ये बॉम्बे, फिर बिहार, फिर यूनाइटेड प्रोविंस। ओके, ये 6 राज्य आपको ध्यान रखना है। ये 11 में से 6 में ये किया गया। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई, जो कि एक फ्यूचर बेस बना सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो अभी हमारे यहाँ पे है। उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ब्रिटिश एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब कुछ भी हमारे यहाँ लॉ बनता था उसको अपना ये क्या बोलते हैं, अपना उसमें एडवाइस देना रहता था, है ना। जैसे कि हमारे पास तो दिमाग है ही नहीं, वही तो जो बोलेंगे वही होगा, है ना। तो ये थैंक गॉड ये हटा दिया गया उसमें, इस एक्ट के थ्रू। चलिए, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है यार। हमारा आज़ाद हुआ था इंडिया 1947। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ये डिक्लेयर्ड हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इसमें डिक्लेयर्ड हो गया, एक सॉवरेन स्टेट बना। सॉवरेन स्टेट का क्या मतलब होता है कि हम अपनी कोई भी फैसला या फिर कोई भी चीज़ पे अपना डिसीजन करने के लिए एकदम फ्री है। ठीक है, किसी भी अनदर कंट्री को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा प्रियम्बल में भी है कि हाँ, ये एक सॉवरेन कंट्री है। ठीक है,
उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना कि गवर्नमेंट का सेंटर के भी प्रति या स्टेट के प्रति, तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फिनोमिना हुआ कि एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हुआ। उसके बाद डेज़िग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स, यानी कि नॉमिनल हेड्स बनाए गए, जैसे कैसे अभी के समय पे हमारे राष्ट्रपति है, ठीक है, नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे गवर्नर है ना? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड उस समय ही बनाए गए, किसको? वॉइसरॉय को और प्रोविंशियल गवर्नर को, ठीक है? उसके बाद असाइन ड्यूअल फंक्शंस, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, दो फंक्शंस ये असाइन किए गए, कॉन्स्टिट्यूएंट और लेजिस्लेटिव, ठीक है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट और लेजिस्लेटिव का मतलब है कि आप देश के लिए भी कानून बना रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब है आप एक संविधान भी बना रहे हो, ठीक है? ये दोनों काम आपको करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिक्लेयर्ड डोमिनियन लेजिस्लेटिव एज सॉवरेन बॉडी, ठीक है? तो मतलब कि ब्रिटिशर्स कांट इंटरफेयर इन इंडियाज लॉ। तो डोमिनियन लेजिस्लेटिव एक सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर्ड किया गया, मतलब कि वो यही वाली बात है कि सॉवरेन स्टेट स्टैब्लिश किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और 1935 का भी एक्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो ज़्यादा नहीं, बट 1935 वाला जो एक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ मैंने जो भी बोला है उसमें अगर थोड़ा इधर-उधर हो तो आप उसको सही कर लेना, और मुझे भी कमेंट कर देना ताकि मैं भी अच्छे से पढ़ लूँ यार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो फ्री टू आस्क, ठीक है? और क्या, बस जाओ पढ़ो लिखो, बाय।